हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं और एक नई यूनिट आज अपन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोशिका सेल। टोटल इसके अंदर अपन 3 चैप्टर देखेंगे इस यूनिट में। पहला है कोशिका जीवन की इकाई। दूसरे में अपन देखेंगे बायोमोलिक्यूल जिसे अपन बोलते हैं जैव अणु, कोशिका में कौन कौन से जैव अणु मिलते हैं। और तीसरा अपन देखेंगे कोशिका विभाजन। ठीक है, 10वां जो चैप्टर है, ठीक है, वो यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है आपके 11th क्लास का 8वां चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग 3 से 4 प्रश्न हर साल नीट में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसको पढ़ना है। ये आपका बेस है बायो का, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऐसे बताता मैं चलो उसे नोट करिए। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट अपन करते हैं। कोशिका जीवन की इकाई। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों को आप पाते हैं, बिल्कुल साहब पाते हैं अपन। और जीव व निर्जीव में अपन ने डिफरेंस भी देखा था, जो इस क्लास का 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर अपन ने सजीव और निर्जीव में डिफरेंस डिस्कस किया था। 5 पॉइंट वहां पर अपन ने देखे थे। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं, निर्जीव जीव नहीं हो सकता। तो ये इसका जो रीजन है अपन ने देख लिया है 5 पॉइंट के आधार पर। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। जीवन का जो आधारभूत इकाई जो है वो आपके पास क्या कोशिका है। बिना कोशिका के कुछ भी पॉसिबल नहीं है अगर सजीव की बात करें तो। और निर्जीव में कोशिका जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिक जीव कहते हैं, और जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिसे अपन बहुकोशिक कहते हैं। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, समझ में आ जाना चाहिए एक कोशिक क्या और बहुकोशिक क्या है। नेक्स्ट है कोशिका क्या है। अब सही से इसको डिफाइन अपन करते हैं। कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन, वे जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। जीवधारी जिसके अंदर कोशिका है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ऐसे जीवधारी जो क्या है कोशिकीय है, कोशिका जिसके अंदर मिलती है, वो स्वतंत्र अस्तित्व यापन अपना फ्रीली वो जीवन यापन कर सकते हैं और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। लेकिन कोशिका के बिना ये दोनों ही जो पॉइंट ये बता रहा है वो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो कोशिका के बिना किसी भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता, किसी का भी। ठीक है, इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये ध्यान में रखना, पूछ लेगा कभी भी जीवन का या किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो कोशिका होती है साहब। ठीक है, अब कुछ साइंटिस्ट के नाम आपको दे रखे हैं तो आप लोग एक तरफ लिख लीजिएगा, एक तरफ वैज्ञानिक नोटबुक में और दूसरी तरफ आप लोग लिख लीजिएगा खोज, क्या इन्होंने खोजा था। तो ये ऐसे 3-4 साइंटिस्ट अभी आपको मिलेंगे, तो इसे आप लोग लिख लेंगे तो इजी रहेगा रिवाइज करने में। ठीक है, तो पहले जो साइंटिस्ट आता है वो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। इन्होंने पहली बार कोशिका को देखा, सर्वप्रथम कोशिका को देखने का श्रेय किसको जाता है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक को जाता है। और इसका वर्णन भी इन्होंने किया कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की थी। तो पहले आप लिख लीजिएगा एंटन वॉन ल्यूवेनहोक, उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन आप लोग लिख लीजिए। भाई साहब ने क्या देखा था, केंद्रक देखा था, केंद्रक के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की खोज वे बाद में इनके सुधार के बाद फ्रेजनस्ट्रोट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो पाया। तो पहले माइक्रोस्कोप जैसे स्ट्रक्चर अपने पास इंस्ट्रूमेंट था नहीं, उसके बाद में सूक्ष्मदर्शी खोजा गया, माइक्रोस्कोप खोजा गया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म जो स्ट्रक्चर है उसको देखने में काम आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उसकी खोज जब हुई तो कोशिका का डिटेल स्टडी अपन ने वहां पर की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोशिका सिद्धांत, सेल थियरी जिसे अपन बोलते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, कम से कम 2 या 3 बार पूछा गया एआईपीएमटी और नीट में, तो आपको ध्यान में रखना है। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडर ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में उत्तकों का निर्माण करते हैं। तो अब ये तो आपको पता है कि बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलती है तो उत्तक बनता है, और बहुत सारे उत्तक जब मिलते हैं तो अंग बनता है, और बहुत सारे अंग जब मिलता है तो अंग तंत्र बनता है। तो स्लाइडन साहब जो थे 1838 में, 3 चीज इसमें ध्यान में रखनी है। एक तो वैज्ञानिक आपको ध्यान में रखना है,
क्या वो बोटनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे, तो मतलब वनस्पति वैज्ञानिक थे या जंतु थे, तो वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ के थे, जर्मनी के थे। हर एक पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कौन से ईयर में किया, 1838 में किया। बताओ, इतने से शब्द लिखे उसमें मैं और के को छोड़ दे तो सारे में से क्या हो रहा है, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। तो इन्होंने बताया पौधों के अंदर कोशिकाएं होती है और वो उत्तकों का निर्माण करते हैं। और लगभग इसी समय अगले साल में 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने थियोडर स्वान इनका नाम था। इन्होंने क्या बताया, विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे अपन आजकल क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टू मैथियस स्लाइडन। 1838 के बाद में 1839 में एक वैज्ञानिक जो थे थियोडर स्वान थे, जूलॉजिस्ट थे। कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश थे। ये जर्मन के थे, जर्मनी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो इन्होंने बताया जीव द्रव्य झिल्ली होती है जंतुओं में, और उन्होंने क्या बताया कि पादप जो है कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और बहुत सारे कोशिका उत्तक का निर्माण करते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप उत्तकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता है। जंतुओं में इसने बता दिया सेल मेम्ब्रेन मिलती है, जीव द्रव्य झिल्ली मिलती है, लेकिन प्लांट्स में क्या मिलता है, सेल वॉल बनता मिलता है। ये भी किसने बताया था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जो थे थियोडर स्वान ने ही बताया था। उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता। जो भी इसने स्टडी की थी उसके बाद में इसका कंक्लूजन क्या था, इसका जो कंक्लूजन था वो यही था कि जंतु और प्राणी दोनों का शरीर जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और उसका जो भी प्रोडक्ट है उससे भी मिलकर बना होता है। प्रोडक्ट का मतलब ये जो भी सीक्रेट कर रहा है कुछ, ठीक है, उत्सर्जन कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो एक प्रकार से प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद में जो आता है पॉइंट वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा गया। स्लाइडेन व श्वान दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने संयुक्त रूप से सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यद्यपि इनका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इन्होंने जो भी थ्योरी बताई थी एक्सेप्टेबल थी, उसे अपन ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चोव 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। एक से दो कोशिकाएं बन गई तो इन कोशिकाओं का निर्माण किससे हुआ, जो पहले कोशिका थी उसी से तो हुआ है। इसे इंग्लिश में उन्होंने बोला ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला इसने कहा था। ठीक है, किसने, रुडोल्फ विर्चोव ने कहा था। ये ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने स्लाइडर व श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और वर्तमान में कोशिका सिद्धांत दो पॉइंट यहाँ जो बता रखे हैं उसके आधार पर है कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद के बने होते हैं। ये तो इन्होंने बता दिया था। ठीक है, इन्होंने ये ऊपर बता दिया था, ये जो साइंटिस्ट थे, कि ये पूछ लेगा कि कोशिका और कोशिकाओं के उत्पाद से बना था, कौन कौन से साइंटिस्ट ने बताया, कि ये नहीं बोलेगा कि साहब कोशिका सिद्धांत है। नहीं तो दो साइंटिस्ट आपको ध्यान में रख लेना है यहाँ पे। ठीक है, एक ऊपर बता दिया और एक इन्होंने भी बताया, उसी का मॉडिफिकेशन किया। ठीक है, और दूसरा सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी का स्टेटमेंट नहीं है, इंग्लिश का भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये साइंटिस्ट हो गए 6-7, आप एक साइड में लिख लीजिएगा, उनकी खोज लिख लीजिएगा, दूसरे साइड में क्या इन्होंने देखा था वो आप लिख लीजिएगा, इजी रहेगा याद रखना। पैराग्राफ में नहीं पढ़ोगे, खुद का लिखोगे तो काफी आसान होगा। नेक्स्ट आता है कोशिका का समग्र अवलोकन। कोशिका के बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट बता रखे, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में दे रखा तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, आरंभ में आप प्याज के छिलके और या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। तो वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपने नहीं देखी। ठीक है, कि मैंने भी नहीं देखी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं देखूंगा तभी आप देखेंगे। नॉर्मली ऐसा स्कूल में नहीं करवाते कि मनुष्य की गाल की कोशिका आपको दिखाएंगे या छिलके दिखाएंगे। ठीक है, तो उनकी इस संरचना का स्मरण करें, अगर देख रखा तो याद करो और नहीं देख रखा तो कोई बात नहीं। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है जिसकी बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति एवं इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। तो पादपों की अगर अपन बात करें, सबसे बाहर आपके पास क्या मिलेगा, सेल वॉल मिलेगा, उसके अंदर क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। जबकि जंतुओं में केवल सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, सेल वॉल नहीं मिलती है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली एक संरचना मिलती है जिसे अपन बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, केंद्रक मिलता है कोशिका के अंदर, वो भी यूकेरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं। अभी आगे बता रखा है। इस केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो डीएनए आप डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपने सुना होगा।
जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, जैसे मान लो ये कोशिका है, इसके अंदर ये केंद्रक है, ठीक है, ये झिल्ली है इसके अंदर, तो उसे आप बोलोगे यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स। अब इस यूकेरियोट्स का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, पहले भी बता रखा है लेकिन यहाँ रिवीजन आपका हो जाएगा। यूकेरियोट्स, यू का मतलब होता है ट्रू, आपने सुना होगा यू बैक्टीरिया दूसरे चैप्टर में। और कैरियो जो शब्द यूज में लिया गया है वो कैरियोन से आया है और इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब जिसके अंदर सत्य केंद्रक मिलता है वो होता है यूकैरियोट्स। जबकि इसके अपोजिट प्रोकैरियोट्स की अगर अपन बात करें तो प्रो का मतलब होता है, आपने सुना होगा प्रो बैक्टीरिया या आद्य बैक्टीरिया जिसे अपन बोलते हैं। प्रो का मतलब होता है अर्लियर, पहले के समय का जो क्या था, न्यूक्लियस था, ठीक है। कैरियन का मतलब वापस से न्यूक्लियस होता है, तो वो आपके पास होता है प्रोकैरियोट्स। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जिसके अंदर मिलता है वो यूकैरियोट्स, और जिसमें पूर्ण रूप से विकसित न्यूक्लियस नहीं मिलता, केंद्रक नहीं मिलता, वो है प्रोकैरियोट्स। तो जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोट्स, और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे अपन बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। दोनों यूकैरियोट्स व प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल आव्यूह मिलता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं अपन। ये केंद्रक हो गया, मान लो ये इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य हो गया, सिंपल सा। आगे और डिटेल से आपको बता गया। दोनों पादप जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय की क्रिया होती है। कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया यही संपन्न होते हैं। तो कोशिका द्रव्य में क्या होता है, समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं होती है यहाँ पर। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है, जिसे अपन बोलता है कोशिकांग, कोशिका के अंग, कोशिकांग। जबकि प्रोकैरियोट्स में अपन बात करें तो उसमें झिल्ली युक्त जो भी संरचना है वो यहाँ पर नहीं मिलती। ये आप ध्यान में रखना, प्रोकैरियोट्स में कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो झिल्ली से आबद्ध होगा, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स में से बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे अंत्य प्रद्रव्य जालिका, इंग्लिश में अपन बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। डिटेल्स आगे सब कोशिकाओं को अपन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में देगा। सूत्रकणिका आपने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह जिसे अपन बोलते हैं। ये माइक्रोबॉडी सूक्ष्मकाय जिसे अपन बोलते हैं, गोल्जी सम्मिश्र, लयन काई लाइसोसोम, रसदानी वैक्यूल जिसे अपन बोलते हैं। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये डायग्राम कुछ आपको दे रखे हैं, अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, वैसे डिस्कस कर लेंगे इसे, ठीक है। यूकैरियोट्स से प्रोकैरियोट्स दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। राइबोसोम कॉमन है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कॉमन क्या साहब, कोशिका द्रव्य तो है ही, उसके अलावा कोशिकांग अगर पूछा जाए तो वो है राइबोसोम। राइबोसोम के चारों तरफ जो झिल्ली है वो यहाँ पर नहीं होती है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ये मिलेंगे। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल जो है कोशिका द्रव्य में ही नहीं मिलते, बल्कि दो अंगों को, एक तो हरित लवक, हरित लवक किसमें मिलता है, पादपों में मिलता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। वह सूत्रकणिका में, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे अपन बोलते हैं, वह खुरदरी अंत्य प्रद्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। तो अंत्य प्रद्रव्य जालिका के दो प्रकार अभी आएंगे, खुरदरी और जो चिकनी, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्यों शब्द इन्होंने यूज में लिया। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारकाय केंद्रक अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं, ठीक है। ये जंतु में मिल रहा है, पादपों में ये नहीं मिलता तारकाय, जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिकाएं, अच्छा तो कोशिका विभाजन में पादप में किससे कोशिका विभाजन होता है, ये मेरा प्रश्न है। इसने ये तो बोल दिया कि जंतु कोशिकाओं में तारकाय है जो क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। तो जंतु में तो ये बता दिया, लेकिन पादपों में कैसे होता है, ये मेरा प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। जिसका सही होगा मैं उसको सही बता दूंगा कि हाँ सही है, जिसका गलत होगा उसको भी मैं सही बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग सोचिए, सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए और बताइएगा जरूर। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती है। अलग अलग साइज शेप की हो सकती है, ये अलग अलग फंक्शन के लिए मॉडिफाइड हो सकती है। चित्र में आपको बता रखा है, जैसे उदाहरणतः लिखा, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर। ये म्यू एम जो लिखा माइक्रोमीटर लंबाई की होती है, आपने बैक्टीरिया में पढ़ा माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकती है, बिना सेल वॉल के। जबकि जीवाणु जो बैक्टीरिया है उसमें 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है, ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर, ठीक है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका जो है, ये इंपॉर्टेंट है, शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होती है। आइसोलेटेड जो सबसे लार्जेस्ट जो बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होती है, लगभग इतनी बड़ी हो सकती है एक सिंगल कोशिका। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। तो शेप और जो व्यास वगैरह आपको बता रखा है वो आपको ध्यान में रखना है, पूछ सकता है। ये शेप और जो व्यास आपको बता रखा, जो आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, जहां आरबीसी आपने पढ़ा था, वहां आप लिख सकते हैं कि 7 माइक्रोमीटर होता है। 18वां जो चैप्टर है उसके अंदर, ताकि रिवीजन आपका यहाँ पर भी हो जाए और वहां पर भी हो जाए। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिकाओं में होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ये बिंबाकार बहुभुजी हो सकती है, स्तंभी हो सकती है, स्तंभाकार जैसे अपन बात करते हैं उत्तक में आपने पढ़ा था, घनाभ घन के जैसे हो सकता है, धागे की तरह हो सकता है, या असमाकृति प्रकार की हो सकती है। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। तो ये कुछ आपको चित्र बता रखे हैं। तो विभिन्न प्रकार की जैसे लाल रुधिर कोशिकाएं, गोल व द्वि अवतली होती है इस प्रकार से, ठीक है। श्वेत रुधिर कोशिकाएं अविमावर्क करती, जो लिखा है वो आपके पास हो गया। स्तंभाकार उपकला जो आपके पास है, लंबी में सक्रिय, आपने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा है। ये तंत्रिका कोशिकाएं जो है ये आपने देखा है उसके तंत्रिका तंत्र के अंदर। ये एक वाहिनी का दीर्घीकृत आपको बता रखी है, ये आपने पढ़ा था। जो प्लांट एनाटोमी है जिसमें जाइलम फ्लोएम आपने पढ़ा था, उस टॉपिक के अंदर ये पढ़ रखा है। और ये मध्योतकीय जो गाल के अंदर कोशिका होती है वो सिंपल सी। तो जो छोटे डायग्राम आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा पूछे तो आपको बता देना है, इस प्रकार से होता है। तो ये आज का जो सेशन इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो आप एनसीईआरटी को पढ़िए, सेशन को देखिए, दोबारा कोई डाउट हो तो, और फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे डाउट डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कोशिकाओं को अपन डिस्कस करेंगे, उनके अंदर जो अंगक मिलते हैं वो यहाँ से अपन देखेंगे। तो आप लोग पढ़िए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।